5। तो जिसका जो भी हो काट पीट के 6 कर लो उसको। अब 6 से शुरू कर रहे हैं हम, है ना। अब वो मैंने ऐसा बनाया था, बाकी अब जैसा चाहो वैसा कर लो। वहां दूसरा दूसरा काट के तो छठा कर लो, ठीक है। वहां पे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन डाल दो और छठा पॉइंट कर लो जल्दी। अब थोड़ी देर लिखना मत, मेरी बात सुन लो ताकि मैं ज्यादा बातें कवर कर लूं, ठीक है। प्लीज सुनना, नहीं तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा है। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ कि इसको कराऊंगी, बोल दूं कि इतना ही है। ठीक है, सुनना, लिखना मत। लिखना मत तो बातें नहीं करनी है, यहाँ सुनना है। आज खत्म करना है हमें। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब होता है दैट इज रिकॉग्निशन कब, ऑन बैलेंस शीट डेट। तो इसके लिए दो मॉडल अवेलेबल हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ये नई बात है। या तो कॉस्ट मॉडल या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या मतलब है कॉस्ट मॉडल का? तो बोला कि जो आपका एसेट है वो बैलेंस शीट डेट में आप किस पर दिखाएं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे आप दिखाते थे। एक और चीज होती है, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम, AS28 में है वो, इम्पेयरमेंट लॉस। AS28 में इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ लिखा है? AS28। तो बस वो लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि कुछ है। बाकी तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू पर आपको क्या करना है, एसेट को बैलेंस शीट में दिखाना है। क्या इसमें कुछ समझाना है? ये जिंदगी भर से करते आए हैं। दूसरा रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब क्या होगा, एसेट शुड बी शोन इन बैलेंस शीट एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन बैलेंस शीट डेट। आप हर बैलेंस शीट डेट पर उसको रिवैल्यू करो, लिखना मत, सुनते जाना ताकि स्पीड मेंटेन रहे। अब हर बैलेंस शीट डेट पर उसको रिवैल्यू करो और जो उसकी बैलेंस शीट डेट पे वैल्यू है उस पर आप उसको दिखाओ। जैसे मैंने क्या किया, ये एग्जांपल है। ए, 1 अप्रैल 2014, ठीक है, 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसेट को एक्वायर किया और एसेट एक्वायर किया मैंने 10 लाख का। अब मैंने इसको यूज किया इतने पार्ट के लिए, एक कोई भी डेट ले लेते हैं, 1 जुलाई को एक्वायर किया हमने, मैंने यूज किया और यहाँ जब देखा तो इसकी मार्केट वैल्यू थी 9 लाख। तो मैं एसेट को बैलेंस शीट में कितने में दिखाऊंगा, 9 लाख। और क्या मान लूंगा कितना डेप्रिसिएट हो गया, 1 लाख, ठीक है। अरे बात समझ में। फिर मैं इसको फिर से रिवैल्यू करूंगा, यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू देखूंगा कितनी है। तो अगर मान लो यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू है 8.20 लाख, तो मैं इसको 8.20 लाख पे दिखा दूंगा। इस वैल्यू पर ये कहाँ जाता रहेगा, बैलेंस शीट में जाएगा 9 लाख और बैलेंस शीट में 8.20 लाख। अब अगर, हाँ हाँ मैं बताता हूँ, सब कुछ कवर करूंगा, देखना। 31 मार्च 2017 को अगर ऐसा हो जाए कि फेयर मार्केट वैल्यू इसकी हो जाए 8.50 लाख, ठीक है, तो फिर ये बैलेंस शीट में कितने में दिखाई देगा, 8.50 लाख। मतलब ये बढ़ भी सकता है क्या, ये कम भी हो सकता है क्या? पहले ऐसा नहीं था, पहले रिवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था कि पार्टनर आ रहा है रिवैल्यू कर लो, पार्टनर जा रहा है रिवैल्यू कर लो, है ना। अदरवाइज तो बीच बीच में कोई रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो क्या बोल रहे हैं कि हर बैलेंस शीट पे आप क्या करो, एसेट की वैल्यू निकालो और जितनी है उतने पर दिखाओ। यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब बात काटना कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी है। जब आप पढ़ते हो CPT टाइम की, जो क्या बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कमियां क्या हैं, तो अकाउंटिंग की कमी ये है
कि आज से मैं 10 साल पहले 1 लाख की जमीन खरीदूं, मैं 1 लाख पे दिखा रहा हूँ आज भी, उसकी 50 लाख की कीमत है, मैं कितने पे दिखा रहा हूँ 1 लाख, क्योंकि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लॉजिकल बात है। उतनी जमीन कोई आज खरीदेगा वो बैलेंस शीट में 50 लाख में दिखाएगा, वही जमीन मैं 1 लाख में दिखा रहा हूँ। अब मेरी पोजीशन में लगेगा कि इसके पास तो 1 लाख का सामान है, और उसको देख के तो लगेगा इसके पास 50 लाख का सामान है, जबकि जमीन बिल्कुल आसपास बराबर बराबर है और दोनों की मार्केट वैल्यू 50 लाख है। उसने इस बार खरीदी 50 लाख देके, इसलिए उसके एसेट दिख रहे हैं 50 लाख। मैंने 10 साल पहले खरीदी 1 लाख देके, मेरे में लिख रहा है 1 लाख, जबकि मार्केट वैल्यू बराबर है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट वैसे ही अदरवाइज तरीके से ही गलत था। तो इन्होंने क्या किया, उसको चेंज किया। इन्होंने कहा कि आप दो तरीके से अपना सकते हैं, या तो आप डेप्रिसिएशन लगाएं और एसेट को कॉस्ट माइनस जो आप सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको आप लगा के, और जो डब्ल्यूडीवी निकलती है उस पर आप दिखाएं बैलेंस शीट में, जो आज तक हम करते आए। लेकिन आप चाहें तो दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। कौन सा? रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल अपना सकते हैं। तो हमने कहा क्या होगा रिवैल्यूएशन मॉडल में, हमने तो ऐसा बोला गया कि आप हर एक बैलेंस शीट डेट पे क्या करें, एसेट को रिवैल्यू कर लें और जो वैल्यू आ रही है उस पर आप बैलेंस शीट में दिखाएं। अब रिवैल्यू करने पर नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो फिर हम बात करेंगे कि अगर नुकसान या फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टाइप की कुछ बात आएगी, जो हम अब भी डिस्कस करने वाले। तो तीसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगी। ये छठा पॉइंट मान लें, सातवां क्या है? ठीक है, अब जिसका जैसा हो कर लेना है। लिखना मत है ना, बढ़िया समझ में आ जाएगा, जल्दी करते हैं। हाउ टू डिटरमाइन, पहले लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। जैसे मैंने बोला कि आप रिवैल्यू कर लें, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगी? आप, मैंने जैसे बोला हर बैलेंस शीट पे रिवैल्यू कर ले, तो क्या ये सही है? तो उन्होंने बोला कि चेक करें आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? सुना ध्यान से प्लीज। बोला कि क्या फेयर मार्केट वैल्यू पीपी की जो फेयर मार्केट वैल्यू वो वॉलेटाइल है। क्या मतलब होता है वॉलेटाइल का? बार बार चेंज होती है। ठीक है, तो क्या इसकी मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होती है क्या? तो हमने कहा हाँ, अगर चेंज होती है, यहां से दो एरो बना सकते थे हम। यस, वॉलेटाइल है, तो क्या करें, रीवैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। अगर उसकी मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होती है तो हर बैलेंस शीट डेट पे आप उसको क्या कर सकते हैं, रीवैल्यू कर सकते हैं। अगर वो वॉलेटाइल नहीं है, नो नहीं वॉलेटाइल, तो रीवैल्यू इन 3 to 5 ईयर्स। आप इसको 3 से 5 सालों के अंदर अंदर रिवैल्यू कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप 3 साल 4 साल या 5 साल में इसको क्या कर सकते हैं, रिवैल्यू कर सकते हैं। तो एक कब करना पड़ेगा, जब हमने कौन सा मॉडल अपनाया हो, रिवैल्यूएशन। तो फिर अगर फ्रीक्वेंसी ऐसी है एसेट की कि बार बार मार्केट वैल्यू चेंज होती है, तो आप जब भी बैलेंस शीट बनाएं पता करें उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और उसको दिखाएं। हर बैलेंस शीट पे उसकी मार्केट वैल्यू पता करें। और अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू वॉलेटाइल नहीं है, मतलब ज्यादा चेंज नहीं आते, तो आप जरूरी नहीं कि हर बैलेंस शीट पे क्या करें, उसको रिवैल्यू करें। आप 3 से 5 साल में उसको रिवैल्यू कर सकते हैं। 3, 4, 5 सालों में आप उसको रिवैल्यू कर सकते हैं। एक और बात सुन लो तो ये सब ठीक से क्लियर होगा तुम्हें। 8वां कि हु विल रिवैल्यू। आप बोले रिवैल्यू करे, कौन करेगा? या फिर इसको हम बोले हाउ टू डिटरमाइन फेयर मार्केट वैल्यू। कैसे हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालें? एसेट को फेयर मार्केट वैल्यू पर दिखाना मतलब रिवैल्यूएशन करना। तो कौन करेगा रिवैल्यूएशन, मतलब कौन निकालेगा फेयर मार्केट वैल्यू? तो पहला, हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यूअर से। जैसे सीए के बाद एक वैल्यूएशन का कोर्स होता है, अगर आप सीए के बाद वो कोर्स करते हैं तो आप कहलाएंगे वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, तो आप किसी वैल्यूएशन ऑफिसर से भी मार्केट वैल्यू
निकलवा सकते। मान लो एक चार्टर्ड है, वैल्यूएशन का काम करता है, तो हम उनके पास गए, हमने कहा ये एसेट को हमें रीवैल्यू करना है, आप बताएं इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। अब उन्होंने वो कोर्स किया हुआ है, तो वो पूछेंगे कि ठीक है आप बताएं आपकी जो बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने बोला कि ये विजयनगर पे लोकेटेड है। उन्होंने बोला कितने स्क्वायर फीट का होगा, ठीक है, बिल्टअप एरिया क्या है, किस प्लेस पे पर्टिकुलर आप बता दें कहाँ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से वो लगभग आपको मार्केट वैल्यू बता दें कि जमीन के रेट क्या चल रहे हैं, बिल्टअप एरिया कितना है, कितना उस पर आपको पैसा मिल जाएगा, क्या रिस्ट्रिक्शन है उस एरिया में, क्या उसके बेनिफिट है, वो सब करके मार्केट की वैल्यू बता दें। जैसे आप कहीं मकान खरीदने जाओ तो आप लोकेशन देख के क्या हो जाता है, अमाउंट चेंज हो जाता है ना, कि अच्छा विजयनगर में मिल रहा है चलो ज़्यादा दे देंगे, फिर कहीं और मिल रहा है तो हमें लगता है अरे यहाँ उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे उनका काम ही यही है, उनका नाम ही क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर। वो पूरा कोर्स करते हैं कि किसी चीज़ की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये एसेट का हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन करना है, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। या फिर ये समझ में आ गया कैसे पूछ सकते हैं मार्केट वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर से, या फिर उस एसेट से जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एसेट। इस एसेट से तुम्हें फ्यूचर में कितना कितना पैसा आएगा, उस सब की क्या निकाल दो, प्रेजेंट वैल्यू। वो उसकी क्या होगी, आज की मार्केट वैल्यू होगी। किसी एसेट की वैल्यू वही होती है जो उससे फ्यूचर में हमें फायदा होने वाला। एक मशीन की वैल्यू वो होगी जो उससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा। बस इंटरेस्ट का एलिमेंट हटाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग कर देंगे। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितने तरीके से आ सकती है, पहला आप किससे पूछ लें, वैल्यूएशन ऑफिसर से, या फिर आप क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल लें, उस पर आप शो कर सकते हैं। मैं इतनी बात को रिपीट कर दे रहा हूँ और तुम्हें नोट करने दे रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से सुनना जो मैं बोला। हमने बात की थी और इनिशियल रिकॉग्निशन की। तो आज मैंने एसेट खरीदा तो उसको मैं कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करूंगा, अगर खरीदूंगा तो। बनाऊंगा तो जो भी बनाने में खर्चा होगा उस पर रिकॉग्नाइज करूंगा। एक्सचेंज है तो हम देखेंगे कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, जो भी है मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, है ना। मैंने जुलाई में खरीदी, जितने में खरीदी रिकॉर्ड कर लूंगा। अब आएगा एक साल बाद क्या, मार्च। मार्च में बैलेंस शीट में हमें दिखाना है, या तो वैसे जो हमने पढ़ा है कि वहां से लेके यहाँ तक का डेप्रिसिएशन हटा दो, जो WDV बची है उस पर हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। क्या इसमें कोई डाउट? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपको, कि आपने जितने में खरीदी थी रिकॉर्ड हो गई, अब आप इसको क्या कर लें, जो बैलेंस शीट की डेट पर मार्केट वैल्यू चल रही है उस पर दिखा दो। क्या अलाउड है ऐसा करना? हाँ, किस पे दिखा सकते हैं आप, मार्केट वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है पक्का तुम्हें? अब मार्केट वैल्यू पे दिखाना है तो कौन बताएगा मार्केट वैल्यू क्या है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर से पूछ लो, और या फिर क्या करो, तुम पता कर लो कि इससे तुम्हें फ्यूचर में कितना फायदा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो वो आ जाएगी मार्केट वैल्यू। हमने कहा ठीक है। फिर हमने अगला क्वेश्चन पूछा, तो क्या हर साल मार्केट वैल्यू निकालनी है? हमने कहा तुम देख लो, अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बार बार चेंज होती है तो हर साल निकालनी है, और अगर बार बार चेंज नहीं होती है तो 3 से 5 साल में निकाल लेना। भी क्लियर है क्या? अब अगर तुमने एक बिल्डिंग, मान लो तुम्हारे 3 ऑफिस हैं, 3 कमरे हैं अलग अलग, या 3 मशीन है एक जैसी, तो अगर तुमने एक मशीन पर रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाया तो तुम्हें सारी मशीन पर रिवैल्यूएशन मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। अगर आपने एक मशीन पर कॉस्ट मॉडल अपनाया तो आपको उस क्लास के सारे एसेट पर कॉस्ट मॉडल अपनाना पड़ेगा। तुमने मशीन पर रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाया तो क्या तुम बिल्डिंग पर कॉस्ट मॉडल अपना सकते हो? हाँ। तुमने ऑफिस बिल्डिंग पर रिवैल्यूएशन मॉडल अपनाया और फैक्ट्री बिल्डिंग पर कॉस्ट मॉडल अपना सकते हो? हाँ। सेम क्लास के एसेट पर आपको सेम मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा। सेम क्लास को डिफाइन किया गया, जैसे बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, दूसरी ऑफिस बिल्डिंग, तीसरी ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री क्या मानी जाएंगी? अलग अलग क्लास। प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग क्या मानी जाएगी? अलग अलग क्लास मानी जाएगी। आपके पास एक कार है, एक जहाज है, दोनों क्या माने जाएंगे? अलग अलग क्लास। अगर 3 कार हैं तो तीनों क्या मानी जाएंगी? सेम क्लास मानी जाएंगी। कार और मशीन क्या मानी जाएगी? अलग अलग क्लास।
तो उसमें इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन एएस बहुत अलग तरीके से आया है, तुम्हें रिस्क समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है एएस 10 अकेला 10 नंबर से ऊपर निकल जाए, क्योंकि एक तो डेप्रिसिएशन का पूछ लेंगे और एक फिक्स एसेट का, उतने में हो जाने का। ठीक है, क्योंकि वो बना भी वैसे दो एएस से, एक 6 जो पूछा ही जाता था, एक 10 जो पूछा ही जाता था, दोनों को मिक्स करके आधा नहीं हुआ, उतना ही हुआ वो। ठीक है, और ये सब नई बातें हैं, ये सब कहाँ पढ़ी हैं अपन ने, है ना, ये सब नई बातें जो एएस 10 है लाइन। ठीक है, तुम इसको नोट कर लो। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, वो सीए फाइनल में है एएस पूरा, कोई मतलब नहीं, अभी नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, हर एसेट पर इम्पेयरमेंट लॉस लगता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए नहीं लगता है। वो ये जब तुम सीए फाइनल पढ़ोगे एएस 28, तब आएगा वो तुम्हारे काम।
ये वाला लिख गया स्पेस का। थोड़ा स्पीड में लिखना, ये समझाते हुए लिखूंगा मैं।